नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण कक्षा अर्थशास्त्रीय शिक्षा, जिसमें कि लागत लाभ विश्लेषण तथा लागत प्रभावी विश्लेषण के ऊपर मैं संपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम लागत लाभ विश्लेषण या अर्थशास्त्रीय शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा के ऊपर आकलन और उसका विश्लेषण, उसका लागत, उसका लाभ, उसका आकलन, उसका मूल्यांकन, ये संपूर्ण चीज़ें जब होती हैं तो उसको हम अर्थशास्त्रीय शिक्षा के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में एक क्रांति सी फैल गई और इसी क्रांति में इसी प्राविधिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सभी देश अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है उसी क्षेत्र में कि कम लागत में ज़्यादा हमारा लाभ हो। इस क्षेत्र में तकनीकी और विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसी के क्षेत्र में अगर जब हम संपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें अर्थशास्त्रीय शिक्षा की बात होती है और इसी के क्षेत्र में जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो अर्थशास्त्रीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अपनी एक योजना उसकी होती है और उसके तहत हमें एक आवश्यकता भी होती है कि हम अर्थशास्त्रीय चर्चा की बात करें। तो उसमें जब एक हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 1934 में चीन में एक लेख प्रकाशित हुई। तो एक लेख प्रकाशित हुई जिसमें कि शिक्षा का अर्थशास्त्रीय प्रभाव, इसके ऊपर शिक्षा पर अर्थशास्त्रीय प्रभाव ऐसा एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें कि संपूर्ण शिक्षा जगत में एक क्रांति सी फैल गई और उस पर महत्वपूर्ण उस पर विश्लेषण किए गए, उस पर चर्चा की गई। अगर हम उसके बाद की बात करते हैं तो उसके बाद एक पश्चिमी विद्वान थे डेविड रिकार्डो ने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश तथा वित्त पोषण पर इन्होंने एक मूल चर्चा की और इन्होंने मूल रूप में इसको प्रस्तुत किया, डेविड रिकार्डो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो सोवियत संघ जो था वो सबसे पहले अर्थशास्त्रीय शिक्षा को शिक्षा के जगत में एक अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले सोवियत संघ ने प्रस्तुत जब किया तो इसमें आप देखेंगे तो एक अमेरिकी विद्वान थे, नाम था इनका शुल्ज। इन्होंने मानव पूंजी सिद्धांत नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें कि अर्थशास्त्रीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माना है और उसमें एक अलग विषय के रूप में भी इन्होंने चर्चा किया। तो ये मुख्य रूप से हमने इसके बारे में बताया कि ये कहाँ से शुरुआत हुई। तो ये 1934 में चीन से अगर शुरुआत इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। उसके बाद डेविड रिकार्डो के द्वारा एक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश तथा वित्त पोषण पर इन्होंने मूल चर्चा की है। फिर सोवियत संघ ने सबसे पहले किसी भी देश के द्वारा सबसे पहले अर्थशास्त्रीय शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में प्रतिपादन किया गया। फिर शुल्ज के द्वारा जो एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा एक मानव पूंजी सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया जिसमें कि अर्थशास्त्रीय शिक्षा की बड़ी भूमिका को इन्होंने
माना है और उसको अलग विषय के रूप में चर्चा पर चर्चा की है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण क्या है। तो सबसे पहले जब लागत लाभ विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ ये होता है, लागत लाभ विश्लेषण का जो अर्थ होता है कि लागत जो है, मान लीजिए कि लागत कितना है, 100 रुपया है। अगर 100 रुपया अगर लागत है तो लाभ अगर मान लीजिए कि 10 रुपया हुआ है, लाभ अगर 10 रुपया हुआ है तो इसकी कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। और यही चीज जब हम उसको विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं तो ये लागत लाभ विश्लेषण कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए कि हम सीधी भाषा में समझें तो किसी भी चीज में निवेश करने के लिए जब हम निवेश करते हैं, कोई भी किसी भी व्यापार में हम जब निवेश करते हैं तो निवेश करने की जो पूंजी है और उससे जब हमने व्यापार शुरू किया तो उससे क्या लाभ और क्या हानि हुई, जब हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लागत लाभ विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब दरअसल ये शिक्षा में हमें कही गई है, तो शिक्षा में जब हम इसकी बात करते हैं, लागत लाभ विश्लेषण की बात करते हैं, तो इस लागत लाभ विश्लेषण का मतलब यह होता है कि जब हम शिक्षा के जगत में जब हम किसी भी योजना, परियोजना, किसी भी निर्णय की बात करते हैं, किसी भी कानून की बात करते हैं, किसी भी प्रादुर्भाव की बात करते हैं, किसी भी योजना की बात करते हैं और उसको चलाया जाता है, तो उस योजना के तहत हुए जो आकलन होते हैं, उसके मूल्यांकन होते हैं, उसमें जो मुनाफे होते हैं, उसमें जो खर्च होता है, उसका या उसमें जो हानि होती है उसका जब हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो इसको हम लागत लाभ विश्लेषण के नाम से जानते हैं शिक्षा के जगत में। जैसे अगर मान लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है। अब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, मान लीजिए कि सपोज अगर इसमें 1 लाख करोड़, अगर मान लीजिए सपोज कि अगर इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का ये अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान 1 लाख करोड़ रुपए का अभियान है, तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपया इसमें लगा है। अब इसमें जो लगा है तो हम इसकी गणना परिगणना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि इसमें जब हम लागत लाभ विश्लेषण करेंगे तो ये अगर सपोज साल भर ये चला, ये सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष चला, मान लीजिए कि साल भर चला। अब साल भर चला, उसके बाद हम उसको गणना करने की कोशिश करते हैं, आकलन करने की कोशिश करते हैं, मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना सक्षम रहा या सही रहा, निवेश हमारा सही दिशा में है या गलत दिशा में है। जब हम मान लीजिए कि लागत लाभ विश्लेषण को जब देखेंगे, 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा होने के पश्चात अगर जब हम 1 लाख करोड़ रुपए हमने लगाया है और अगर मुझे 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर उसकी आमदनी हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि निवेश हमारा सही दिशा में काम कर रहा है, तो हम इसको सही मानेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर हमें ये लगता है कि ये जो पूंजी है वो बर्बाद जा रहा है या इसका कोई औचित्य नहीं है, तो हम इस योजना को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो बंद करना या शुरू करना या उसको जारी रखना, ये लागत लाभ विश्लेषण के अंतर्गत आता है। अब अगर हम मान लीजिए कि चूंकि ये लागत सर्व शिक्षा अभियान है, तो चूंकि अगर सरकार ने पैसा लगाई है तो तुरंत तो उसका पूंजी हासिल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा में जब हम निवेश करते हैं तो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद उसकी पूंजी से, उसकी लागत से जो विशुद्ध लाभ होते हैं वो आमदनी शुरू होती है। तो मुख्य रूप से यहां पर हमें यह देखना होता है, शिक्षा के क्षेत्र में हमें यह देखना होता है कि ये जो मतलब योजना है वो कितनी सही दिशा में जा रही है। अब हम
जब हम लागत का प्रभावी विश्लेषण की चर्चा करते हैं तो ये जो लागत लाभ विश्लेषण होता है इसी का एक विस्तृत रूप जो होता है या इसका एक सूक्ष्म रूप जो होता है वो लागत प्रभावी विश्लेषण को इसको कहते हैं। जिसमें जैसे कि हम इसको देखें कि हम इस लागत लाभ विश्लेषण में, शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि उसकी लागत, उसका विश्लेषण, उसका वो किस दिशा में चल रहा है, उसकी प्रभावोत्पादकता क्या है, उसके लाभ कितने हैं, उसकी हानियां कितनी हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि इस लाभ से प्रभाव कितना पड़ा है, मतलब ये जो है सर्व शिक्षा अभियान, ये प्रभावी दिशा में काम कर रहा है अथवा नहीं। अब हम इसमें ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो सम्मिलित उपकरण हैं, सम्मिलित साधन हैं, वो साधन कितने प्रभावशाली हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक अभियान अगर है, उस एक अभियान के दौरान बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे साधनों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ साधन बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, कुछ साधन बहुत ज़्यादा अप्रभावी होता है। तो हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा साधन प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, कौन सा साधन अप्रभावी ढंग से काम कर रहा है। जो अप्रभावी है उसको हम छोड़ करके जो उसमें प्रभावी हो सकता है उसको हम शामिल करेंगे, और जो प्रभावी दिशा में काम कर रहा है उसको हम रखेंगे। तो ये इसका सूक्ष्म वर्णन करता है। जब हम लागत लाभ विश्लेषण का एक सूक्ष्म वर्णन करते हैं तो ये सूक्ष्म वर्णन थोड़ा सा आराम से संभव नहीं होता है, सरलतया संभव नहीं होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये सर्व शिक्षा अभियान है, अब बच्चा पढ़ रहा है, अब बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें गुणात्मकता कितनी हुई, ज्ञान में विकास कितना हुआ, या फिर अगर सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक भी आएंगे, टीचर भी आएंगे, छात्र भी आएंगे, तो छात्र के ज्ञान में वृद्धि कितनी हुई, शिक्षक में गुणवत्ता कितनी है, ये सब सारी चीज़ों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो लागत प्रभावी विश्लेषण के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम इसमें क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं कि इस सर्व शिक्षा अभियान में कितने सारे शिक्षक आए, कितने शिक्षकों ने अपने टीचिंग की, कितने क्लास की, या कितने नामांकन इससे बढ़ा, कितनी साक्षरता दर उससे बढ़ी, तो ये जब बात होती है तो ये लागत लाभ विश्लेषण का होता है। लेकिन जब हम इसमें ये देखते हैं कि उसमें गुणात्मकता कितनी आई, उसमें प्रभावोत्पादकता कितनी आई, उसमें ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई, वो किस दिशा में चल रहा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो वो किसके नाम से जानते हैं, तो लागत प्रभावी विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लागत लाभ विश्लेषण या अर्थशास्त्रीय शिक्षा है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी भैया, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी आवश्यकता, तो दुर्लभ संसाधनों की मांग, शिक्षा में आर्थिक अपव्यय, फिर कौशलों का अभाव, तकनीकी स्थानांतरण, सामाजिक लाभ के लिए शिक्षा और राष्ट्रीय लाभ के लिए शिक्षा।
अब अगर हम देखेंगे तो इसकी जो आवश्यकता है अर्थात अर्थशास्त्रीय शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि दुर्लभ संसाधनों की मांग। अब हम तकनीकी या विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान के द्वारा या तकनीकी के द्वारा हम दुर्लभ संसाधनों की मांग, क्योंकि आज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तो उसमें दुर्लभ संसाधनों की मांग के द्वारा ही हम अपने आप को ज्ञान का विकास कर सकते हैं, अर्थशास्त्र का विकास कर सकते हैं। दुर्लभ पदार्थों की जब मांग होती है तो दुर्लभ संसाधन की जब मांग होती है तो उस संसाधनों का विकास कैसे हुआ, उसमें लागत कितने आए, ये सब सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। फिर शिक्षा में आर्थिक अपव्यय, क्योंकि पहले शिक्षा में आर्थिक अपव्यय ज़्यादा होती थी, लागत ज़्यादा होता था और उसके जो आउटपुट हैं, जो उसके इनकम हैं, उसके जो लाभ हैं वो कम होते थे। तो उसको कम करने के लिए अर्थात अपव्यय को कम करने के लिए इस अर्थशास्त्रीय शिक्षा की ज़रूरत पड़ी। फिर कौशलों का अभाव। अब मान लीजिए कि अगर शिक्षा दी जा रही है लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो उसमें कौशलों का अभाव है, उसमें वो प्रशिक्षण नहीं दी जा रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा केवल लागत लगता है लेकिन लाभ कम होता है। तो उसके कारण से अर्थशास्त्रीय शिक्षा की जरूरत पड़ी। तकनीकी स्थानांतरण। अगर मान लीजिए कि हम शिक्षा की बात करेंगे तो तकनीकी स्थानांतरण अर्थात जो प्रशिक्षण के माध्यम से हम तकनीकी स्थानांतरण की बात करते हैं, तो अगर जब तक हम पहले हमारा ये होता था कि केवल लागत ज़्यादा होता था और तकनीकी का हस्तांतरण कम होता था, तो उसके माध्यम से हम इसके कारण से हम अर्थशास्त्रीय शिक्षा की बात करते हैं। फिर सामाजिक लाभ के लिए शिक्षा अगर हम बात करें तो सामाजिक लाभ, अगर मान लीजिए कि शिक्षा हम दे रहे हैं तो उसमें गुणवत्ता के माध्यम से सामाजिक लाभ, क्योंकि सामाजिकता को ही हम ऊपर उठाने की बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से, तो जिससे कि अगर शिक्षा अगर आएगी तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से लोग क्या होंगे, सशक्त होंगे। तो इसके कारण से सामाजिक लाभ भी इसके लिए बढ़ेगा, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। और राष्ट्रीय लाभ, अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी, जहाँ पर शिक्षा आप देख लीजिए किसी भी देश में या फिर अपने ही देश में, भारत देश में ही अगर देख लीजिए, जहाँ पर शिक्षा का घोर अभाव है वहाँ पर जो आपका मौद्रिक स्थिति है काफ़ी न्यून है, या ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं उसके जो आय हैं बहुत ही कम हैं। लेकिन अपेक्षाकृत जहाँ पर ज़्यादा साक्षरता या ज़्यादा शैक्षिक रूप से लोग सशक्त हैं, वहाँ पर आर्थिक रूप से भी वहाँ पर सशक्त हुआ करते हैं। तो इसी के कारण से निश्चित रूप से आर्थिक लाभ के लिए भी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी, अर्थशास्त्रीय शिक्षा की ज़रूरत पड़ी। अगर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं जो कि अगर हम इसमें बात करें तो इकाई लाभ आता है, इकाई लाभ आता है, छात्र लाभ आता है, सॉरी इकाई लागत है, ये लागत, छात्र लागत, संस्था लागत, अवसर मौद्रिक परित्याग लागत। अब हम देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी में कि इकाई लागत क्या है, छात्र लागत क्या है, संस्था लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, मौद्रिक लागत क्या है, परित्याग लागत क्या है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी इकाई की बात होती है तो इकाई में एक व्यक्ति हो सकता है, एक छात्र हो सकता है, एक संस्था हो सकती है, एक कॉलेज हो सकता है, एक विद्यालय हो सकता है, एक महाविद्यालय हो सकता है, एक विश्वविद्यालय हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, एक घर हो सकता है। मतलब ये इकाई के रूप में ये होता है। तो इकाई के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा है इससे संबंधित यूजीसी में कि इकाई लागत है। अब उसमें उसका आंसर मुख्य रूप से यही होगा कि विद्यालय के संपूर्ण खर्चे का सभी छात्रों में बंटवारा या व्यय, तो ये जो होगा वो इकाई लागत के नाम से होगा। छात्र लागत अर्थात प्रत्येक छात्र पर एक छात्र पर कितने लागत
लगते हैं, इसका जब हम अनुमान लगाते हैं या इसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये छात्र लागत होता है। संस्था लागत क्या होती है कि एक संस्था के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर लागत उसमें कितने हैं, उसके बनावट में कितने लागत हैं, उसके रखरखाव में कितने लागत हैं, उसके मेंटेन में कितने लागत हैं, उसके कर्मियों में कितनी लागत है, मतलब सारी चीज़ों को कुल मिलाकर के उस पर लागत, उस संस्था पर कितनी लागत है। अवसर लागत क्या है? तो जब हम किसी भी पढ़ाई को कर रहे होते हैं और उसी पढ़ाई के दौरान अगर मुझे कहीं पर जॉब का अवसर मिल जाता है या अच्छी नौकरी का अवसर मिल जाता है तो वो अवसर लागत कहलाता है। मौद्रिक लागत वो है जो भी, मान लीजिए कि अगर मौद्रिक लागत में ये होता है कि जैसे कि अभी जब हमारा ये नोटबंदी हुई थी, अब जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या था कि नोटबंदी में बंद हो गया। अब उसकी छपाई में, क्योंकि नई मुद्राएं हैं, उसकी छपाई में कितने खर्चे आए, इस पर हम जब अनुमान लगाते हैं, उसका जब हम विश्लेषण लगाते हैं तो वो मौद्रिक लागत कहलाता है। परित्याग लागत क्या है कि जब हमें मान लीजिए कि पढ़ाई चल रही है, उसी बीच में हमें अच्छी नौकरी मिली और हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि अगर हम और भी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छी नौकरी हमें मिल जाएगी। तो उस दौरान जब हमें अवसर मिला और उसको हम छोड़ देते हैं तो वो परित्याग लागत होता है। फिर तो यही सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब हम लागत लाभ मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो हमने अर्थापन्न इसमें रखा है और इसमें 4 तरह के मुख्य रूप से इसमें हुआ करते हैं। एक अवर लाभ और उच्च लागत। इसमें अवर लाभ उच्च लागत में होता है, अवर का मतलब होता है कम लाभ और उच्च लागत। जब हमें लागत ज़्यादा लगती है और उसका लाभ कम होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जब हमें यहाँ पर क्या होता है कि अवर लाभ और अवर लागत, जब हमें बहुत मतलब कम हमें लागत भी लगती है और कम खर्चे भी, कम लाभ भी होता है तो ये ठीक होता है। जब हमें उच्च लागत और उच्च लाभ होता है तो हमें जब अर्थात बहुत ज़्यादा हम दाम लगाते हैं और उसका क्या होता है, उच्च लाभ भी होता है, तो ये थोड़ा सा सही माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रभावी ये होता है कि अवर लागत और उच्च लाभ। अगर हमें लागत बहुत कम लगा है और उसका लाभ बहुत उच्च हुआ है तो इसको हम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं इस अर्थशास्त्रीय शिक्षा में। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये सर्वोच्च माना जाता है और इसी का किसी भी योजना जो बनाई जाती है, कोई भी योजना जो बनाई जाती है तो उसके मन में ये चल रहा होता है कि हमारा लागत कम लगे और हमारा जो लाभ है वो उच्च हो। तो इसी प्रकार से किसी आप व्यवसाय में देख लेंगे तो व्यवसाय का भी जो व्यवसायी होता है उसकी भी यही मनस्थिति होती है कि हमारी जो लागत है वो बहुत न्यून हो और हमारा जो लाभ हो वो बहुत उच्च हो। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो अर्थशास्त्रीय शिक्षा को हमने देखा है और मुझे लगता है कि इसके बारे में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।